हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 फ्रॉम डैन एंड मार्टिन, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आई होप कि आप लोगों ने चैप्टर 1 का वीडियो देखा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहा होगा, जिसमें हमने बेसिक बेसिक टॉपिक द सेंटेंस डिस्कस किया था। और इसमें हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखा था। 4 टॉपिक मैंने आपको बताए थे, 4 टाइप्स। पहला था डिक्लेरेटिव या एसर्टिव, जिसमें हमारे निगेटिव सेंटेंस भी आएंगे। सेकंड था इंट्रोगेटिव, थर्ड इम्परेटिव एंड फोर्थ वाज एक्सक्लेमेटरी। तो ये चारों हमने पढ़े थे और इनके एग्जाम्पल्स भी देखे थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि सेंटेंस फ्रेम कैसे होता है। जैसे आप पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं जिनसे पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है। जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हर एक वर्ड का अलग अलग काम होता है। कोई वर्ड एडजेक्टिव का काम करता है, कोई वर्ड नाउन होता है, कोई प्रोनाउन का काम करता है, कोई वर्ब होता है, कोई प्रपोजिशन। हर वर्ड का अलग अलग काम होता है और उसके अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज किया गया है। तो ये आपको पता ही है। अब देखते हैं एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो पहले आपको जानना है कि सेंटेंस बनता कैसे है। ठीक है। तो जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, हमें दो चीजों की जरूरत होती है। कैसे? पहले तो हमें एक व्यक्ति या एक ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, हमें उसके नाम की जरूरत है। मतलब कि जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करें या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, तब हमारे वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है। दूसरा क्या होता है? ये दूसरा पार्ट जो होगा सेंटेंस का, वो होगा उस व्यक्ति या उस वस्तु के बारे में। जब हम कुछ कहते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं या कुछ हम बताते हैं, तो वो होता है दूसरा पार्ट। मतलब सेंटेंस बनाने में हमें कोई व्यक्ति या वस्तु चाहिए, उसका नाम मतलब चाहिए, और दूसरा पार्ट जो होगा वो बात होगी जो उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में, थिंग के बारे में कही गई है। ठीक है। तो अब देखा जाए तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमें बोलने के लिए या एक सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए हमारे पास ऑब्जेक्ट, सॉरी प्रेडिकेट। ठीक है। सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रेडिकेट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है? वो हमारा डूअर होता है, सेंटेंस का डूअर होता है, या जिससे सेंटेंस शुरुआत हो रही है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है। और जिसके बारे में जब हम कोई बात कहते हैं, इस सब्जेक्ट के बारे में जब हम कोई बात कहते हैं, तो वो हमारा कहलाता है प्रेडिकेट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट। हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए बोलने के लिए। एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। तो हमें कहना चाहिए या हमें प्रेडिकेट करना चाहिए उसके सब्जेक्ट के बारे में कुछ। ठीक है। तो देखा जाए तो इस तरह हमें ये समझ में आया कि हर सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है? द पार्ट विच नेम्स द पर्सन। पहला पार्ट जो उस व्यक्ति का नाम लेता है या थिंग का नाम लेता है जिसके बारे में हम स्पीक अबाउट कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। वो पार्ट जिसमें हम व्यक्ति का नाम ले या वस्तु का नाम ले, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ओके। दूसरा आ गया हमारा पार्ट, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। दूसरा पार्ट वो हो गया जो उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। इसे हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है। जैसे अभी हमने देखा, क्या देखा कि सेंटेंस का हमारे स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये यूजुअली अगर आप देखें तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में यही स्ट्रक्चर फॉलो हो। मतलब हर सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आए, ये जरूरी नहीं है। तो देखा जाए तो यूजुअली हम देखते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस हमेशा पहले आता है। लेकिन ओकेजनली अगर आप देखें तो कभी कभी ये प्रेडिकेट के बाद भी लग जाता है। कैसे? देखते हैं। हियर कम्स द बस। तो ये क्या है आपका? हियर। हियर आपका एडवर्ब हो गया, है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कम्स द बस, तो ये कम्स जो वर्ब आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये जो वर्ब आई है ये किसके लिए यूज हुई है? बस के लिए। तो आपका जो
स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो चेंज हो गया, वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो गया बजाय कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के। ठीक है, नेक्स्ट है स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। अब देखिए, बहुत लोग ऐसा समझ सकते हैं कि स्वीट जो है वो सब्जेक्ट है और उसके बाद द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी प्रेडिकेट है, ऐसा समझ रहे हैं, है ना। तो ये तो आपका ठीक है कि ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, लेकिन आप ये समझिए कि रिवर्स फॉर्म में आया है। कैसे देखते हैं, अगर आप देखें जो आर आया है, आर आपकी क्या है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल है। तो ये जो आर आया है ये किसके लिए आया है, द यूजेस के लिए, ठीक है, द यूजेस के लिए। तो इसका इसका जो सेंटेंस होना चाहिए वो होना चाहिए द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट। ठीक है, ये स्वीट जो है आपका एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। जब भी आप सेंटेंस लिखते हैं, शुरुआत करते हैं, तो आपका सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप ऊपर वाला सेंटेंस देखें तो सेंटेंस का सही फॉर्म क्या होना चाहिए, जो ये रिवर्स ऑर्डर में तो होना चाहिए द बस कम्स हियर, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस में अगर आप देखें तो इन्वर्जन का प्रयोग हम कह सकते हैं कि इसमें इन्वर्जन का प्रयोग हुआ है, जब जो सेंटेंस का जो फॉर्मेट है उसको रिवर्स कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम वर्ब पे ज्यादा फोकस कर सकें। ठीक है, या स्वीट जैसे वर्ड है इस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, एम्फेसाइज करना है आप कह सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं कुछ। अब आप एक और नोट देखिए कि एम्परेटिव सेंटेंस में अगर आप देखें तो कई बार आपने क्या देखा है, एम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, गो, गेट आउट, ओके, शट द डोर। अब आप कहेंगे कि इसमें तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें तो कहीं कोई सब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है ना। इसके अलावा क्या हो गया, जैसे कम हियर, ये आपका सेंटेंस है, कम हियर, क्या इसमें कोई सेंटेंस है, नहीं है। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में अक्सर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन मिलता है, इम्प्लिसिट होता है। ठीक है, जैसे ये सिट डाउन एक सेंटेंस है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट यू है, यहाँ पे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या बनता है, यू, ये आपका हिडन होता है। ठीक है, अंडरस्टूड होता है ये। नेक्स्ट आपका देखिए, थैंक हिम, थैंक हिम, तो पूरा सेंटेंस क्या होना चाहिए, यू थैंक हिम। ठीक है, ऑर्डर में फॉर्म में है, हमने इंपरेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस किया था। व्हेन देयर इज अ सेंटेंस व्हिच टॉक्स अबाउट ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, ओके, तो ये हमारे इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे जो यू जो है सब्जेक्ट, वो आपका अंडरस्टूड है, इम्प्लिसिट है। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, एक्सरसाइज पे बेस्ड है हमारे क्वेश्चन और इन्हीं टॉपिक पे हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पे। तो इस एक्सरसाइज में आपको कई सारे प्रोवर्ब भी मिलेंगे। ओके, तो आपको वो भी देखने हैं और आपको इस एक्सरसाइज में सेंटेंस से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना है। तो पहली है एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन है द कैकलिंग ऑफ गीस सेव्ड रोम। ये आपको ध्यान रखना है, रोमन लीजेंड से सेंटेंस लिया गया है। इसका मतलब है कि हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। उसमें ये बताया गया था कि रोम पे अटैक होने वाला था और जो भी सोल्जर्स थे जो उसको प्रोटेक्ट करने वाले थे, इवन डॉग्स वगैरह, दे वर स्लीपिंग एंड दे वर नॉट अलर्ट। लेकिन उसी समय एक ग्रुप रहता है, एक फ्लॉक हम कह सकते हैं गीस का, और वो पायस गीस थे और उन्होंने कैकल करके सबको अलर्ट किया और इस तरह से रोम सेव होता है। तो इसका मतलब है कि हम सभी को विजिलेंट रहना चाहिए। चाहे हमें ऐसा हो कि लाइक अभी हमें हमें अभी हमारे पास टाइम है या हमें आने वाले खतरे के बारे में कुछ आशंका ना हो, फिर भी ये कहने का मतलब है कि हमें हमेशा अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि एग्जाम नहीं होने वाला है। जैसे मैंने बात करी है दो तीन स्टूडेंट से, बहुत ज्यादा से नहीं बट दो तीन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कहना है कि मैम क्या एग्जाम अभी होगा या नहीं होगा। तो देखिए 4 से 5 बार एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मन में एक डर भी आ गया है, थोड़ी सी लापरवाही भी आ गई है, दोनों चीजें हैं। डर ज्यादा कह सकते हैं और नाराजगी भी ज्यादा कह सकते हैं, तो वो अब पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो गया है। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अलर्ट रहिए एकदम, क्योंकि इस बार एग्जाम होने के चांसेस पूरे हैं और आप तैयारी नहीं किए और एग्जाम हो गया तो फिर आप पछताते ही रह जाएंगे पूरी जिंदगी। ऑलरेडी एक एग्जाम हो चुका है
और बहुत बच्चों ने नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड किया, मतलब इग्नोर कर कह सकते हैं किया, जिसके कारण उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन टिक कर लिए और फिर ज़्यादा क्वेश्चन टिक करने पे गलतियां भी ज़्यादा हुई और मार्क्स भी ज़्यादा कट गए। तो आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। तो आपका यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, द कैकलिंग ऑफ गीज, ये आपका सब्जेक्ट है, सेव्ड रूम आपका प्रेडिकेट है। नेक्स्ट है द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। तो बॉय यहाँ पे आपका क्या है, सब्जेक्ट, एंड प्रेडिकेट आपका स्टूड ऑन द बर्निंग डेक है। जिसके बारे में बात की जाए वो हमारा सब्जेक्ट होगा और जो बात की जाए वो हमारा प्रेडिकेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्यूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइंड। ये एक कहावत हम कह सकते हैं ली गई है, ये बाइबल से ली गई है, ठीक है, जेनेसिस से। और जिसमें ट्यूबल केन को बताया गया है कि ये पहले इंसान थे जिन्होंने ब्रॉन्ज से कुछ आयरन टूल्स बनाए और इनको इनकी स्ट्रेंथ के लिए, इनके इंडस्ट्रियस नेचर के लिए इन्हें काफी जाना जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल है ट्यूबल केन, ये एक मैन ऑफ माइट का एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है। बहुत स्किलफुल रहे हैं, बहुत पावर रही है उनके अंदर, बहुत स्ट्रेंथ रही है, ठीक है। और इन्हें बिब्लिकल प्रोमिथियस भी कहा जाता है। तो ये एक ऐसा टर्म है या आप ऐसा फ्रेज आप कह सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी भी फील्ड में जब कोई काम शुरू करता है बहुत दृढ़ता के साथ, बहुत स्ट्रेंथ के साथ, तो उसके लिए हम एक ये हम फ्रेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्यूबल केन हमारा सब्जेक्ट है, वॉज अ मैन ऑफ माइट हमारा क्या है, वॉज अ मैन ऑफ माइट हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टोन्स वॉल डू नॉट मेक अ प्रिजन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं और ये मेटाफिजिकल पोएट्स की लाइन से ली गई है। आई होप कि आपको ये आंसर पता है। इस पोएम का नाम है टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन, ठीक है। रिचर्ड लवलेस ने लिखी थी, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। रिचर्ड लवलेस मेटाफिजिकल पोएट है और ये काफी इंपॉर्टेंट पोएम मानी जाती है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। इसका कहने का मतलब है कि अगर आपको आपको बेड़ियों में रखा गया है या आपको जेल में बंद कर दिया गया है, मतलब मैं लिटरल मीनिंग बता रही हूँ, तो ये आपके मन को प्रिजनर नहीं बना सकता। कहने का मतलब है कि बाहरी दुनिया की जो पाबंदी है वो हमारे मन को, हमारे सोल को नहीं बंदी बना सकती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये कहाँ से लाइन है, टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन से लाइन है। तो यहाँ पे स्टोन वॉल्स आपका सब्जेक्ट है एंड डू नॉट मेक अ प्रिजन प्रेडिकेट है। नेक्स्ट है द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट अस। तो ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स एंड प्रेडिकेट है डिलाइट अस, ठीक है। नेक्स्ट है मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। तो मिस किटी आपकी क्या हो गई, सब्जेक्ट, ओके, एंड प्रेडिकेट आपका क्या हो गया, वॉज रूड एट द टेबल वन डे, ठीक है। नेक्स्ट है ही हैज अ गुड मेमोरी। तो यहाँ पे हमारा ही क्या हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया एंड हैज अ गुड मेमोरी ये आपका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। ही सब्जेक्ट एंड ही हैज अ गुड मेमोरी प्रेडिकेट। नेक्स्ट बैड हैबिट ग्रो अनकॉन्शियसली। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बैड हैबिट्स अनकॉन्शियसली ही ग्रो हो जाती हैं। तो बैड हैबिट्स सब्जेक्ट है, ग्रो अनकॉन्शियसली प्रेडिकेट है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ सब्जेक्ट है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन प्रेडिकेट है। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। तो नेचर सब्जेक्ट है, इज द बेस्ट फिजिशियन ये आपका प्रेडिकेट है। एडिसन इन्वेंटेड द फोटोग्राफ। तो ये सब्जेक्ट है एंड ये प्रेडिकेट है। अच्छा एक चीज और आप ध्यान रखिए कि किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट भी होता है, ये भी आप याद रखिए। जब आप एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ताकि आप उसे रिवर्स कर सकें। तो जैसे हमने बताया सब्जेक्ट क्या होता है, जो जिसके बारे में बात कही जाती है, और ऑब्जेक्ट क्या होगा ये आप समझिए। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सॉरी, यहाँ पे अगर आप सेंटेंस वाइज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाइज अगर आप देखें तो सब्जेक्ट होता है डूअर, है ना, या जो मेन जिसके बारे में बात की जा रही है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो कहा जा रहा है। जैसे कि अगर इसी में आप सेंटेंस देखिए, एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। तो फोनोग्राफ किस चीज का आंसर दे रहा है, क्या एडिसन ने इन्वेंट किया, एडिसन ने क्या इन्वेंट किया। तो अब ये क्या का जवाब जो है वो किससे मिलेगा, आपका प्रेडिकेट से, सॉरी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट का ही एक पार्ट होता है, ये आप याद रखिए।
नेक्स्ट है द सी हैथ मेनी थाउजेंड सैंड्स। ये आपको याद ध्यान रखना है। ये आपकी ये आप देखें तो क्या कहते हैं आप, इस एक स्टेटमेंट जो है मतलब प्रोवर्ब, हाँ प्रोवर्ब है ये। और इसका मतलब ऐसा होता ये होता है कि सी क्या होता है, सी ऐसा है जिसमें कोई लिमिट ही नहीं है, एंडलेस होता है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी चीज जो ऑलरेडी एंडलेस हो, तो क्या आप उसको मेजर कर सकते हैं? नहीं मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि सी जो है वो इतना विशाल है कि आप उसको मेजर ही नहीं कर सकते, उसकी सीमा आप बना ही नहीं सकते। तो ये भी प्रोवर्ब आपकी बाइबल से ली गई है। और इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज, कोई इतना एबंडेंस में कोई चीज है, इतना ज्यादा विशाल है और अनकाउंटेबल आप कह सकते हैं नंबर्स में है, कि आप उसकी विशालता को आंक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बाइबल से लिया गया है। तो यहाँ पे द सी जो है आपका सब्जेक्ट है, हैथ मेनी थाउजेंड सैंड्स ये प्रेडिकेट है। ओके, वी कैन नॉट पम्प द ओशन ड्राई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन नॉट पम्प द ओशन ड्राई का मतलब है कि कोई चीज जो बहुत विशाल है, आप उसको, उसकी ह्यूजनेस को, या आप कह सकते हैं उसकी डेप्थ को आप कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन नॉट पम्प द ओशन ड्राई, ये आपको याद रखना है। वी आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट है, एंड कैन नॉट पम्प द ओशन ड्राई आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आप कोई एक विशाल चीज, या कोई वास्ट वास्ट कोई चीज है, या कोई ऐसा जिसको आप जिसकी इतनी ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं इतना ज्यादा वो इनफाइनाइट उसकी सीमा है, सीमा नहीं कह सकते, इनफाइनाइट है वो, कि आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, आप उसकी लिमिटेशन को बांध ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे भी मतलब ये दोनों सेंटेंस जो हैं वो बाइबल से ही लिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। और इसमें अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें तो इसमें कॉन्टेक्स्ट ये था कि जो गॉड है उनकी ग्रेस इतनी ज्यादा विशाल है या इतनी लिमिटलेस है कि हम उसे आंक ही नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बोरवुड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। अच्छा, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बता दिया। हाँ, बोरवुड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, तो इसका देखते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी की चीज कॉपी कर लें तो कभी भी वो आपके लिए बेहतर नहीं होगी। तो ये आपको याद रखना है, ये मेटाफोरिकल वे में है, प्रोवर्ब है। बोरवुड गारमेंट्स आपका सब्जेक्ट है एंड नेवर फिट वेल प्रेडिकेट है। तो जैसे आपने किसी के आइडिया को चुरा लिया, ठीक है, और आप उसे अपना बना दिए कि ये मेरा है, तो वो आपको भी कोई फायदा नहीं करेगा। तो मतलब कि अगर आप इमिटेट करें किसी के भी वर्क को और उसे अपना बना दें, तो फिर वो आपके लिए भी सूट नहीं करेगा। जैसे दूसरों के बॉडी के कपड़े आपको सूट नहीं होते, आपके लिए फिट नहीं होते, वैसे ही दूसरों का किया हुआ काम अगर आप खुद का अपना बता देंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा आउटकम नहीं लाएगा। ठीक है, हो सकता है आपका जो इम्पैक्ट है वो बुरा पड़े। नेक्स्ट है द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। तो अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, इसमें हम पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देख लेते हैं। द अर्ली बर्ड आपका सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है कैचेस द वॉर्म। ठीक है, तो अर्ली बर्ड कैचेस द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा पहले शुरू करता है किसी काम को, या हर काम में वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, रेगुलर रहता रहता है, तो उसके सक्सेस पाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस या किसी काम को पूरा करने के चांसेस, ठीक है, वो ज्यादा होते हैं। तो ये प्रोवर्ब थी इसलिए, जैसे कि बर्ड होती है, बर्ड आपने देखा है कि सुबह 4 बजे ही लगभग उसकी नींद खुल जाती है, हमेशा अलर्ट भी रहती है, तो 4 बजे उठती है और तुरंत अपने नेस्ट से बाहर चली जाती है खाने की तलाश में। तो सेम एज ये भी बताया गया कि अगर आप कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा अपने काम के लिए सतर्क रहता है, हमेशा अलर्ट मोड पे रहता है, पहले से ही अपना काम करता है, तो हमेशा उसे सक्सेस मिलती है। जैसे कि अगर आपको कहीं जाना है और 2 महीने बाद अगर आपको जाना है और आपने सोचा कि मैं टिकट बाद में बुक कर लूंगा या कर लूंगी, और होता क्या है कि आजकल तो टिकट्स अवेलेबल ही नहीं हो पाती हैं, है ना। तो अगर आप पहले से बुक किए रहेंगे तो आपको सीट पहले मिल जाएगी, और अगर आप लास्ट में करेंगे तो फिर आपको वेटिंग में मिलेगी सीट, और कई बार सीट कंफर्म भी नहीं होती, है ना। इसके अलावा स्टडी से भी रिलेटेड आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो तैयारी पहले करेगा उसका सिलेबस पहले पूरा होगा, है ना। जो तैयारी देर से करेगा वो बहुत एंक्शियस भी हो जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगी, और काम भी नहीं अच्छा होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल मैटर इज इनडिस्ट्रक्टिबल। ये एक साइंस से लिया गया है सेंटेंस।
इसका कहने का मतलब है कि दुनिया में जो भी चीज है वो सब एक मैटर फॉर्म में है। ऐसा बोला जाता है कि ये दुनिया जो है सब एटम से बनी हुई है। और कोई भी चीज जब खत्म होती है, जैसे किसी की डेथ हो रही है, कोई भी चीज डिस्ट्रॉय हो रही है, तो वो कभी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि वो दूसरे मटेरियल का या दूसरे मैटर का फॉर्म ले लेती है। ठीक है। जैसे हमारे जो ट्रीज हैं वो भी जब डिस्ट्रॉय होते हैं या उनका भी जब उनका वो भी जब खत्म होते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। करोड़ों वर्ष बाद वो कोल के रूप में निकलते हैं। तो मतलब जो भी चीज उस दुनिया में खत्म हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, वो किसी दूसरे फॉर्म में टेक प्लेस कर रही है। ठीक है। जैसे अगर आप देखें, तो जैसे इंसान ही है, इंसान ही कैसे बोला जाता है, इंसान की डेथ होती है, तो कहीं ना कहीं वो भी किसी दूसरे रूप में आता है। ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, ये साइंटिफिक एक स्टेटमेंट है कि मैटर ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसे केवल एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है। ऑल मैटर आपका क्या है, सब्जेक्ट है, एंड प्रेडिकेट आपका इज इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो इस्लामाबाद सब्जेक्ट है, एंड इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान प्रेडिकेट है। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, वी सब्जेक्ट है, शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस प्रेडिकेट है। मतलब हमें अपने एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। ठीक है। ऑल रोड्स लीड टू रोम, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है। सब्जेक्ट है ये और ये प्रेडिकेट है। इसका कहने का मतलब है कि आप जितने भी तरीके अपना लें, लाइक एक ही काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जरूरी नहीं कि आप जो काम कर रहे हैं उसे एक ही तरीके से किया जा सकता है, हर तरीके से काम किया जा सकता है। तो एक काम करने के जो तमाम तरीके होते हैं और उसका जो डेस्टिनेशन है वो एक ही होता है, तो उसके लिए बोला जाता है ऑल रोड्स लीड टू रोम। मतलब एक ही काम करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक टारगेट को अचीव करने के लिए कई सारे आप कह सकते हैं कई सारे तरीके हैं। ठीक है, मेथड्स हैं। अ गिल्टी कॉन्शियस नीड्स नो एक्सक्यूज। तो गिल्टी कॉन्शियस मतलब क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो मन में ही गिल्टी फील कर रहा है, जिसका मन ही गिल्टी फील कर रहा हो, तो उसे किसी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया एंड ये आपका प्रेडिकेट हो गया। तो ये बात सच है, अगर किसी को गिल्टी महसूस हो रहा है तो फिर उसे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसका मन ही इस बात को साबित कर देता है। द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द ब्यूटीफुल रेनबो आपका सब्जेक्ट है एंड प्रेडिकेट है, सून फेडेड अवे। इसका मतलब होता है कि जो अच्छा समय होता है वो बहुत जल्दी चला जाता है। ठीक है। जैसे ये कहा जाता है कि बुरा समय बहुत जल्दी नहीं रहता है, तो ऐसा ये भी बोला जाता है कि आपकी लाइफ में जो बहुत अच्छे मोमेंट होते हैं, है ना, खुशियों वाले भरे टाइम होता है, वो भी जल्दी ही बीत जाता है। तो सुख और दुख आता जाता रहता है। तो ये उसका एक पार्ट है कि हैप्पी मोमेंट्स जल्दी चले गए। ठीक है। और ये जो लाइन है ये ली गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम नथिंग गोल्ड कैन स्टे से। तो आप ये ऐड कर सकते हैं। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। नो मैन आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, कैन सर्व टू मास्टर्स प्रेडिकेट। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स इसका मतलब है कि एक ही समय में आप दो अपोजिट फैक्टर्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं। ये भी बाइबल से लिया गया है। इसका कहने का मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर आप अपनी एनर्जी दो अपोजिट चीजों में लगाएंगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और आप कर भी नहीं पाएंगे कोई काम। जैसे कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो एक ही समय में सिविल की भी तैयारी कर रहे हैं और टीचिंग एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सिविल एग्जाम की स्ट्रेटजी अलग है और टीचिंग एग्जाम की स्ट्रेटजी अलग है। तो कई बार क्या होता है कि आप उसको उस दोनों मोटिव को सर्व नहीं कर सकते हैं। ये अगर आप और एग्जाम्पल अच्छा ले, क्योंकि कई बार ऐसे भी टीचर हैं, कई बार ऐसे भी लोग हैं जो यूपीएससी करते करते कुछ टीचिंग एग्जाम दे देते हैं। तो ये कैपेसिटी पे डिपेंड करता है हर व्यक्ति के। एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि यदि कोई सिविल की तैयारी कर रहा है और वो कोई एक ऐसा फील्ड ले ले जो सिविल से बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है। लाइक सपोज दैट हम एमबीए कह सकते हैं, एमबीए किसी ने कर लिया, ये मतलब एमबीए करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, आप प्रॉपरली। तो ये दोनों चीजें अपोजिट हैं, दोनों एक साथ नहीं की जा सकती हैं। ठीक है। तो ये बाइबल में रेफरेंस था गॉड एंड सैटर्न को फॉलो करने के सेंस में, मतलब गॉड को और मैमन, मैमन जो कि मनी को या वर्ल्डली डिजायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके सेंस में था कि आप
या तो स्पिरिचुअलिटी को प्रायोरिटाइज कर दे, या तो जो वर्ल्डली डिजायर्स है, वेल्थ है, उसे आप प्रायोरिटाइज करें। आप एक समय में एक ही चीज को प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, दो चीजों को कभी भी प्रायोरिटी आप नहीं दे सकते हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए, तो आपको एक समय में एक ही चीज फॉलो करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड। तो अ सिक रूम क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, शुड बी वेल एयर्ड प्रेडिकेट। तो ये मतलब एक सिक रूम जो है उसमें प्रॉपर हवा होनी चाहिए। ठीक है। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस है। द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन। तो द ड्यू ड्रॉप्स ये सब्जेक्ट है, ग्लिटर इन द सनशाइन ये प्रेडिकेट है। तो ड्यू ड्रॉप्स जो है वो ग्लिटर करती हैं सनशाइन में। तो आपको पता ही है कि ड्यू ड्रॉप्स जब सूरज निकल जाता है वो उसकी बूंदें ग्लिटर करने लगती हैं। ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। नेक्स्ट है आई शॉट एन एरो इनटू द एयर। ये भी इंपॉर्टेंट है। शॉट एन एरो इनटू द एयर का मतलब होता है बिना सोचे समझे कोई काम कर देना। ठीक है। ये हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, एस डब्ल्यू लॉन्गफेलो की पोयम से ली गई है। आप चाहे तो लिख लें। एस डब्ल्यू लॉन्गफेलो अमेरिकन पोएट है, बहुत अच्छे पोएट है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है। इनकी एक पोयम से ली गई है, द एरो एंड द सॉन्ग। तो इसमें ये कहा गया है कि जब आप बिना सोचे समझे, बिना आउटकम के सोचे समझे अगर आप कोई काम कर देते हैं या आपने कुछ बोल दिया, तो फिर उसका आउटकम अपोजिट ही होता है, आप पे ही उल्टा पड़ जाएगा। मतलब कि अगर आप हवा में तीर चलाएंगे तो वो तीर जो है हो सकता है आप ही पे वापस मुड़ के आ जाए। तो अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसका आप खामियाजा ना सोचें, तो कई बार वो चीज आपके लिए ही उल्टी साबित हो जाती है, आपको ही नुकसान हो जाता है। ठीक है। तो आई आपका क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट शॉट एन एरो इनटू द एयर, ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है। पोयम का नाम अगर आप नहीं लिख पाए तो मैं दोबारा से बोल दे रही हूँ, द एरो एंड द सॉन्ग से लिया गया है ये सेंटेंस, मेटाफोरिकल है। अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। हमने एक रूल पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि वर्ब एंड सब्जेक्ट इस तरह भी हमारे सेंटेंस आ सकते हैं। यूजुअली हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कई बार वर्ब और सब्जेक्ट से भी हो सकता है। तो जैसे अगर आप देखें तो अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स, तो इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट इस तरीके से कर दिया गया है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अ बार्किंग साउंड। सब्जेक्ट क्या है, द शेफर्ड। और हियर्स क्या है हमारा वर्ब। ठीक है। तो इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे अब बार्किंग साउंड को सब्जेक्ट लगा देंगे एंड द शेफर्ड हियर्स को प्रेडिकेट लगा देंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपने एक सेंटेंस पढ़ा भी था जिसमें सेंटेंस था हियर कम्स द बस। उसके अलावा आपने एक सेंटेंस पढ़ा था स्वीट स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो दोनों में आपने देखा था, मैंने आपको द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी सब्जेक्ट बताया था, द बस सब्जेक्ट बताया था, और कम्स हियर प्रेडिकेट बताया था। तो यहाँ पे भी आपको सेम फॉलो करना है। द शेफर्ड सब्जेक्ट हो जाएगा एंड हियर्स अ बार्किंग साउंड ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। तो आप जब सेंटेंस लिखेंगे, आंसर करेंगे, तो हियर्स अ बार्किंग साउंड आपको आंसर में लिखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगेन, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स द हर्मिट। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जरा, ये क्या है, लिव्स अ हर्मिट। तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, अ हर्मिट। ठीक है। सब्जेक्ट आपका हर्मिट हो गया ऑन द टॉप ऑफ द हिल। तो ये आपका अगेन ऐसा ही है, ये आपको वर्ब आपका ये है, और बाकी का जो सेंटेंस का जो एडिशनल पार्ट है वो आपका द हिल, यस ऑन द टॉप ऑफ द हिल। ठीक है। तो यहाँ पे ये एडवर्ब है, कहाँ पे रह रहे हैं, ऑन द टॉप ऑफ द हिल। तो सब्जेक्ट हो गया आपका अ हर्मिट, और बाकी यहाँ से लिव्स, ये ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स, ये जो है आपका पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है। ये आपको देखना है। ओके। तो आज के लिए इतना ही था, और आई होप कि आपने ये लेक्चर एंजॉय किया है। और आप लोगों को अगर कुछ और भी प्रॉब्लम आ रही है ग्रामर में, तो आप ज़रूर बताइएगा कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, ताकि मैं उस पर भी साइमल्टेनियसली काम कर सकूं, क्योंकि ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं और एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम। तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं, और आपको ये लेक्चर सीरीज़ हेल्पफुल लग रही है या नहीं। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक सिंपल बैकग्राउंड से हूँ, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ।
और इसके अलावा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड की मैं बात करूँ, तो आप में से बहुत बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जो रूरल बैकग्राउंड है। तो सेम एज़ मेरा भी बैकग्राउंड रूरल ही रहा है। मैं कोई ऐसा नहीं कि बहुत सिटी से बिलॉन्ग करती हूँ। अब रह रही हूँ सिटी में, वो एक अलग चीज़ है। पर पहले नहीं हम रहते थे। तो मेरी भी ग्रामर इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो एज़ अ स्टूडेंट मुझे पता है कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एक बच्चे को जब वो ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करता है। तो ग्रामर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी लैंग्वेज बैरियर ही होती है और उसके अलावा हम इसको अप्लाई नहीं करते अपने डेली लाइफ में, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसमें हमें दिक्कत होती है। तो मेरा टारगेट है उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करना, जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो सके। एंड ये लेक्चर सीरीज सभी के लिए हेल्पफुल है। ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकुलर एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ग्रामर तो अब हर एग्जाम में पूछी जा रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।